अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम साज़गार की 2026 की फेयर वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। साज़गार में भी रिसेंटली बहुत मोमेंटम बनाया है, बहुत ट्रेडिंग वॉल्यूम आया है। इन्होंने टैंक 500 की प्राइस अनाउंस कर दी है, बुकिंग भी अनाउंस हो गई है। तो हम इन टैंक 500 की भी कैलकुलेशन करेंगे, हेवल जो इनकी अभी चल रही हैं उसकी भी कैलकुलेशन करेंगे, और जो इनकी एक गाड़ी और आनी बाकी है मार्च के अंदर कैनन के नाम से, जो कि एक पिकअप ट्रक है, हम उसकी भी कैलकुलेशन करेंगे। तमाम चीज़ों को कैलकुलेट करके हम 2026 की फेयर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। एज़ पर आर यूजुअल मेथड हम नंबर्स क्रंच करेंगे, तमाम असम्पशंस मैं आपको बताऊंगा, और जो भी होगा सब स्क्रीन पे आपके सामने होगा। चलें इसमें मैं साज़गार के बारे में थोड़ी सी पहले बात कर लूँ, फिर दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, उसके बाद हम मॉडल पे आते हैं। सबसे पहले तो जैसे आपको पता है टैंक 500 की प्राइस अनाउंस हो गई है। प्राइस ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, काफ़ी वोलेटिलिटी है। दिस जस्ट शोज़ कि लोगों को अभी नहीं पता कि इसकी एक्चुअल फेयर प्राइस क्या बनती है, तो वो अनश्योर हैं। ऊपर जा रहा है तो बेच रहे हैं, फिर नीचे आ रहा है तो ख़रीद रहे हैं, इस तरह से मामला चल रहा है। बट बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी कि साज़गार की फेयर प्राइस क्या बनती है, और आया आपको इस वक्त लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सेकेंड, इनका फोकस जो है वो PHEV पर आ गया है, विच इज़ गुड। ये इनको लॉन्ग टर्म पे बेनिफिट देगा। थर्ड, इनका जो पोर्टफोलियो है वो अब जो शक्ल इख्तियार कर गया है वो हेवल है, बाइक है जो कि बिकती नहीं है, टैंक 500 है जो अभी अनाउंस हो गया है, और कैनन है जिसकी प्राइस लॉन्च होना बाकी है अभी। अच्छा, इस वीडियो के अंदर नेट प्रॉफिट विल बी अ की फोकस। इस चीज़ को समझिएगा, आगे जाके इसमें थोड़ा सा हम सेंसिटिविटी एनालिसिस करेंगे। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और मेंशन कर दूँ, इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा। उसकी वजह सिर्फ ये है कि हम इसके अंदर 2-3 डिफरेंट टाइप्स के फेयर वैल्यू कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे। आई शुडंट से टाइप, लेकिन 2-3 दफ़ा हम इसकी फेयर वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। अगर आप पहली ही फेयर वैल्यू को देख के क्विट कर जाएंगे और उसकी बेसिस पे अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना शुरू कर देंगे तो वो गलत होगा, ऐसे नहीं करिएगा। हम प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा, हम तमाम चीज़ों को पूरी कॉम्प्रिहेंसिवली देखेंगे। अच्छा, नेट प्रॉफिट इनका जो फोकस है वो क्यों होगा, क्योंकि दो चीज़ें इनके साथ हो रही हैं। एक तो इनकी जो ग्रीन फील्ड का इंसेंटिव जो है जून 2026 में पुरानी पॉलिसी एक्सपायर हो रही है, उससे इम्पैक्ट क्या आएगा। एक तो इनकी GST की कॉस्ट जो है वो मोस्ट लाइकली बढ़ जाएगी। सेकंड, इनकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो कॉग्स होता है, जो बेसिकली आपकी जो गाड़ियाँ बना रहे हैं उसको बनाने की लागत कितनी आ रही है वो बढ़ जाएगी। ये मैं आपको डिटेल में सब आगे समझा दूंगा। और इंक्रीज़ कंपटीशन, वो आप सबको पता है, जायको की गाड़ियाँ आ रही हैं, BYD की गाड़ियाँ आ रही हैं, अब चेरी की टियागो आ रही हैं, तो बहुत गाड़ियाँ आ रही हैं, तो कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, और हेवल पे भी इस चीज़ का थोड़ा बहुत प्रेशर आएगा, तो हम उसको भी अकोमोडेट करेंगे अपने फाइनेंशियल मॉडल में। अच्छा, मॉडल शुरू करने से पहले मैं 2-3 बातें और बता दूँ। इम्पॉर्टेंट है ये कि आप NCPL और GHNI की जो दो मैंने वीडियोज़ अपलोड की हैं आप उनको देखें। उसकी वजह यह है कि ये वाला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होना है, तो अगर आपने ऑलरेडी वो 2 वीडियोज़ देख ली होंगी तो हम ग्रेजुअली प्रोग्रेस कर रहे हैं, आपको ये बहुत आसान लगेगी, अदरवाइज़ आपको शायद थोड़ा सा मुश्किल लगेगी। ऑल्दो मैंने वीडियो बहुत सिंप्लीफाई कर दी है, मैं अभी बात करता हूँ इस बारे में। NCPL के अंदर हमने क्या किया था, हमने अजम्पशंस ली थी। गनी के अंदर हमने क्या किया, हमने ये देखा कि वो अजम्पशंस जब हमारी ट्रांसलेट हो जाती हैं बुक्स के अंदर तो किस तरह से नज़र आ रही होती हैं, तो हमने दोनों स्टेप बाय स्टेप चीज़ें देख ली हैं। अब उन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है ना हम इस वीडियो के अंदर मिलेगा, तो आप वो देख चुके होंगे तो आपको ये वीडियो बहुत आसान लगेगी। अच्छा, दूसरा इसमें यूनिक स्नैरियो ये है कि साज़गार में इस वक्त अच्छी भी चीज़ें हो रही हैं और बुरी चीज़ें भी हो रही हैं, और दोनों एक साथ हो रही हैं, तो हमने उनका जो नेट रिज़ल्ट है ना हमने उस पर फोकस करना है। तो ये एक थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है। यूजुअली ऐसा होता है, जैसे जायको की बात थी तो अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही थी, गाड़ियों की वजह से वैल्यू ऐड हो रही थी। इस बार किसी वजह से वैल्यू ऐड हो रही है और किसी वजह से वैल्यू निकल भी रही है, तो हम दोनों चीज़ों को देखेंगे। जैसे मैंने कहा, इसमें हेडविंड्स भी हैं, इसमें टेल विंड्स भी हैं। हेडविंड्स होता है जब आपका लॉस हो रहा, थोड़ी बुरी चीज़ हो रही होती है, और टेल विंड में आपके साथ थोड़ी अच्छी चीज़ हो रही होती है। अच्छा, कॉम्प्लिकेटेड वर्किंग है, मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है। ये थोड़ा सा डिस्क्लेमर मैं आपको दे दूँ, कुछ चीज़ों की डिटेल्स मैंने इसमें सेक्रीफाइस की हैं, अदरवाइज़ जो मॉडल है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था। आई थिंक 14 कॉलम्स बन गए थे मेरे, और फिर मैंने उन सबको डिलीट किया है। और जो चीज़ें हैं मैं आपको फिर भी समझा दूँगा, फिर भी बता दूँगा कि क्यों मैंने की हैं, लेकिन उनको मैं मॉडल में लाइन बाय लाइन आइटम के साथ ऐड नहीं कर रहा, अदरवाइज़ वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। एंड माई गोल इज़ टू कीप दीज वीडियोज़ सिंपल। अच्छा, लास्ट P मल्टीपल पे मुझे याद रहा तो मैं एक नोट एंडिंग वहाँ पे दे दूँगा। अच्छा, चलते हैं फिर फाइनेंशियल मॉडल की तरफ। इस वक्त जो है वो मार्केट कैप है 119 बिलियन का, शेयर प्राइस है 1980 रुपये। इसके ऊपर ये मार्केट कैप बन रहा है, नंबर ऑफ़ शेयर्स हमारे पास हैं तकरीबन 60 मिलियन। अब मैंने ये किया है कि हेवल, टैंक और कैनन की जो एक्सपेक्टेड है इसकी आगे मैंने लिख दिया है।
ये एक्सपेक्टेशन है। तो तीनों की मैंने अलग अलग कैलकुलेशन की है। BAIC जो इनकी गाड़ी है बाइक, उसकी क्यों नहीं की, क्योंकि वो लिटरली सेल ही नहीं होती, वो 0 0 0 हर महीने में 0 बिकती है, तो उसको यहाँ पे ऐड करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। अच्छा, कार का जो सेल्स डेटा है वो मैंने इस टैब में डाला हुआ है, ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको आगे जाके, लेकिन फाइनेंशियल मॉडल पे हम यहाँ आ जाते हैं। अच्छा, इनकी हेवल की जो प्राइस है वो आपको पता है, इनके बहुत सारे वेरिएंट्स हैं। इनके पास जूलियन है, उसका टर्बो है, उसका HEV है, फिर हेवल H6 है, HEV है, पेट्रोल है, और आपका PHEV है। तो सबकी जो एवरेज प्राइस बन रही है ना वो तकरीबन 9.9 मिलियन इनके पास आते हैं। उसमें से सेल्स टैक्स जो एवरेज बन रहा है वो 11.91% बन रहा है। अब ये सब की जो कैलकुलेशन है ना, पहले मैंने मॉडल में ऐड की हुई थी, अब मैंने रिमूव कर दी है, मैंने सिंप्लीफाइड आपको एक नंबर बता दिया है, जस्ट टू कीप इट सिंपल। बाकी इसकी वर्किंग पीछे है। अच्छा, सेल्स टैक्स हम इसमें से निकाल देते हैं, डीलर मार्जिन हम इसमें से निकाल देते हैं, तो हेवल के जो ग्रुप है इसकी रिटेंशन प्राइस आती है 8.67 मिलियन। अच्छा, अब हम आ जाते हैं टैंक के ऊपर। टैंक की जो इनकी प्राइस अनाउंस हुई है वो एक HEV वर्जन है, एक PHEV वर्जन है, तो मैंने इनकी एवरेज प्राइस ले ली है। अभी हमें नहीं पता कौन सा मिक्स कितना बिक रहा है इनका, लेकिन ये मैंने एवरेज प्राइस ले लिया। अच्छा, इस पर जो सेल्स टैक्स है वो 8.5% है अभी। मोस्ट लाइकली ये आगे जाके कम हो जाएगा, तो अभी मैंने नहीं लिया। हम चाहें तो हो सकता है न्यू एनर्जी पॉलिसी जो 2026 में आनी है अभी जून में, ये 1% हो जाए। हम इसका सेंसिटिविटी एनालिसिस एंड में करके देख लेंगे, ठीक है। फिलहाल मैंने 8.5% ले लिया। सेम गोज़ फॉर कैनन, ये सब मैंने आइटलिक्स में कर दिया है, और यहाँ पे मैंने भी डाल दिया ताकि ये एक्सपेक्टेशन है आपको क्लियर रहे। इसके बारे में हमें नहीं पता। मेरे हिसाब से 17 मिलियन के आसपास कैनन की लॉन्च होगी। अगर प्राइस चेंज होती है तो हम इसको यहाँ पे चेंज कर लेंगे। दिस इज़ दी एडवांटेज कि हमारे जो मॉडल है वो बहुत फ्लेक्सिबल है, तो हम इसको कहीं भी चेंज करके अपनी फेयर वैल्यू को एडजस्ट कर लेंगे। तो फिलहाल मैंने 17 मिलियन अज्यूम कर ली। इस पर भी 8.5% टैक्स है, इस पर भी टैक्स मोस्ट लाइकली कम हो जाएगा। अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है हमारे पास, जब कम होगा तो हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। सेल्स टैक्स निकाल दिया, डीलर मार्जिन निकाल दी, इसकी रिटेंशन प्राइस आ गई तकरीबन 15.5 मिलियन, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं नेट प्रॉफिट रेशियो। दिस इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट है, जैसे मैंने आपको शुरू में बता दिया था। नेट प्रॉफिट रेशियो इनका क्या है कि इस वक्त चल रहा है 13 से 14%, लेकिन ये नेट प्रॉफिट रेशियो तेज़ी से कम हो रहा है। मल्टीपल रीज़न से कम होने के अब उन डिटेल्स में नहीं जाते, लेकिन आप ये समझ लेंगे ये कम हो रहा है। अगर आप इनकी बुक्स में भी देखेंगे, मैं आपको थोड़ा सा झलक दिखा देता हूँ। ये इनका जून का क्वार्टर था, ये मार्च का क्वार्टर है 25 का, ये जून का है, ये सितंबर का है, ये सारी वर्किंग हुई भी है। यहाँ देखिए इनके प्रॉफिट मार्जिन 17% था, फिर कम होके 12% पर आ गया, फिर कम हो ये फिर 13% पे खड़ा हुआ, इम्प्रूव नहीं हुआ। इसकी वजूहत हैं बहुत सारी, बट उनको डिटेल्स को फिलहाल रहने देते हैं। लेकिन इस वक्त इनका प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है, 10% तो नहीं हो रहा, लेकिन 13-14% के आसपास है। मैंने 10% क्यों लिया है, इसकी 2-3 वजूहत हैं। अब मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ। पहली वजह, जब इनकी नई गाड़ियाँ अनाउंस होंगी, लॉन्च होंगी, तो उसका नेट प्रॉफिट रेशियो कम होगा। मार्केटिंग एक्सपेंसेस होते हैं बहुत ज़्यादा, अब देख रहे हैं अब एडवर्टीजमेंट शुरू हो गई हैं, तो उसके भी तो अखराजात आते हैं ना, वो सब फिर नेट प्रॉफिट में आके रिफ्लेक्ट होना शुरू होते हैं। एक तो वजह ये है कि इनके न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस होने, उस टाइम पे नेट प्रॉफिट पे प्रेशर आता ही आता है। सेकंड, इनकी ग्रीनफील्ड इंसेंटिव आगे ख़त्म हो रही है, उसके अंदर इनको 2 नुकसान होंगे, जैसे मैंने आपको बताया। एक तो इनका सेल्स टैक्स पे फ़र्क पड़ेगा, दूसरा ये कि इनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस महंगी हो जानी है। कैसे महंगी होनी है? 20% जो है वो इनको आई थिंक चीप पड़ता है अब जब अपनी किट्स मंगवाते हैं। उस पॉलिसी के अंदर इनको एक इंसेंटिव ये भी था, तो वो ख़त्म हो जाएगा। इनकी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हैं वो बढ़ जाएंगी। और मैंने अभी इनकी वर्किंग भी की हुई थी, तो इनकी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स के अंदर जो रॉ मटेरियल है वो इनकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का कोई 65% उसका रिप्रेजेंटेशन है। तो उसके अंदर जब इम्पैक्ट आएगा तो फिर वो फ़र्क महसूस होगा इनको काफ़ी ज़्यादा। तो इन तमाम चीज़ों की वजह से मैंने नेट प्रॉफिट अज्यूम किया है 10%। ये 9% भी हम अज्यूम कर सकते हैं, 11% भी कर सकते हैं, और इस पर हम सेंसिटिविटी एनालिसिस करके देख लेंगे। लेकिन ये 10% जब इसमें इम्पैक्ट फ़र्क आएगा ना, तो EPS पे भी अच्छा खासा फ़र्क पड़ेगा। चलें जी, ये बातें हो गई। अब हम इस प्रॉफिट रेशो को यूज़ करते हुए अपने प्रॉफिट प्रकार निकाल लेते हैं तीनों ग्रुप्स में से। हेवल पे जब हमने 86 लाख की रिटेंशन प्राइस पर 10% लगाया तो 8.25 लाख रुपये के करीब ये आ गया, और तकरीबन 20 लाख रुपए के करीब जो है वो प्रॉफिट आ गया इनका टैंक पे से, और तकरीबन 15 लाख रुपए ये एक कैनन की गाड़ी बेच के कमा लेंगे। अच्छा, अब हमारी यह बात आ जाती है एनुअल व्हीकल सेल्स पे। इसके अंदर मैंने नंबर किस तरह से लिए हैं मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा, अगर हम जाएँ हेवल के कार सेल्स डेटा में, ये मैंने निकाल के रखा है।
इसके अंदर ये नंबर है जो जनवरी से दिसंबर तक सिर्फ हेवल का ग्रुप बिका है इसके अंदर। हाँ, हेवल का ही ग्रुप है सिर्फ। अच्छा, ये इन्होंने बेची हैं 13,804 12 महीनों के अंदर। लेकिन आप इसके अंदर ये चीज़ नोटिस करिएगा कि पिछले 7 महीनों के अंदर ये एवरेज बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गई है। इनकी एवरेज तकरीबन 1200 से 1300 के बीच में चल रही है, और शुरू के महीनों में ये नंबर इस तरह का नहीं था। तो अगर हम इस एवरेज को लें तो हमारे पास 14,500 की गाड़ियाँ इनकी अगले साल बिक जाएंगी सिर्फ हेवल की। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लें, मैंने जो शुरू में कहा था कि ये वीडियो एंड तक देखिएगा, उसकी वजह सिर्फ यही है कि अभी हम दोनों डिफरेंट सिनेरियोज़ के अंदर एनालिसिस करेंगे। ये 14,500 का नंबर भी लगेगा, चेक हो जाएगा, फिर हम इसको रिमूव कर देंगे, फिर एक दूसरा नंबर डालेंगे, उसकी भी वजह मैं आपको बता दूंगा। तो इसकी जो अपसाइड आएगी ना, उस पर मत जाइएगा अभी आप, मैं आपको समझाता हूँ। तो लेट्स अज्यूम इन द फर्स्ट सिनेरियो, लेट्स से कि हमने ये 14,500 का नंबर हेवल का ले लिया, अज्यूमिंग द सेम लेवल ऑफ ग्रोथ जो अभी ये लोग शो कर रहे हैं, ठीक है। टैंक के अंदर मैंने नंबर लिया है 2,500 का, और कैनन में मैंने नंबर लिया है 2,000 का। ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैंने क्यों ये अजम्पशंस ली। 2,500 की अजम्पशन मैंने ये क्यों ली है टैंक की, जो फॉर्च्यूनर है और जो प्राडो है, जिसके बेसिकली ये मार्केट शेयर कैप्चर करने के लिए आए हैं, वो रफली 500 से 550 गाड़ियाँ टोयोटा जो है वो हर महीने बेच देता है। ये नंबर आपको पामा के अंदर भी मिल जाएगा। मेरी अजम्पशन ये है कि हर महीने 200 गाड़ियाँ जो हैं तकरीबन, ये टैंक उन 500 550 में से 200 का जो मार्केट शेयर है ना, ये टैंक कैप्चर कर लेगा, ठीक है, जो कि रीज़नेबल अजम्पशन है, बहुत ज़्यादा बड़ी अजम्पशन नहीं है। और जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि जो नई गाड़ी जब आती है ना, तो चलती ही चलती है, बुकिंग तो हो ही जाती है। मसला आता है गाड़ी कितना सस्टेनेबल है, आगे जाके उसके नंबर कम होना शुरू हो जाते हैं पर मंथ के, तो वहाँ मसला आता है। तो यहाँ पे तो है गाड़ी चलती चलती है, तो शुरू में तो बुकिंग आएंगी क्योंकि प्राइस आउटरीजियस नहीं है, प्राइस बहुत कंपेटिटिव है और फीचर्स भी बहुत अच्छे हैं। और अगर आप इसको पाकवीज़ पे जाएँ, वीडियोस देखें कंपैरिजन की, तो आपको पता चलेगा, रियलाइज़ होगा कि टैंक की जो गाड़ी है वो पजीरो और जो आपकी क्या नाम है, सॉरी, प्राडो और आपकी फॉर्च्यूनर, ये बड़ी आउटडेटेड लग रही हैं टैंक के आगे। फीचर्स में बिल्कुल नहीं है, पुरानी गाड़ियाँ लग रही हैं उनके आगे। तो 2,500 आई थिंक बिक जाएंगी। कैनन क्या अभी थोड़ा सा नहीं कह सकते कि उनकी प्राइस नहीं पता, 17 मिलियन पे आती है, ज़्यादा आती है, कम आती है, हम उसको एडजस्ट कर लेंगे जैसे भी होगा। बट फॉर नाउ 2,000 मैंने रखी है क्योंकि पिकअप ट्रक्स के अंदर थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा है। BYD शार्क भी अवेलेबल है, रेवो भी है जो डाला होता है टोयोटा का, और आपका एक गाड़ी और है जैक T900 एक्सक्यूज़ मी, जैक T900 भी अवेलेबल है जो कि सस्ती प्राइस पे पड़ी है। तो आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा टफ कंपटीशन होगा, तो 1,500 से 2,000 इज़ अ रीजनेबल अजम्पशन। खैर, हमारे पास टोटल प्रॉफिट फॉर ईच कार आ गया बेस्ड ऑन दीज नंबर्स। 14,500 हेवल की बिक गई, 2,500 कैन टैंक की बिक गई, 2,000 कैनन की बिक गई। तो जो टोटल प्रॉफिट ऐड हुआ वो हुआ तकरीबन 20 बिलियन के करीब। अच्छा, अब 20 बिलियन पे हम लगाते हैं एक मल्टीपल पे अभी हम बात कर लेते हैं। मैं लगा रहा हूँ 8 का मल्टीपल। क्यों लगा रहा हूँ 8 का मल्टीपल? उसकी वजह ये है कि इस वक्त जो हेवल साज़गार का जो मल्टीपल चल रहे हैं वो शुरू में चल रहे थे तकरीबन 5 से 6 के दरमियान। कब की बात है ये तब की बात है जब शेयर जो है वो 1,000 से 1,300 के बीच में रेंज कर रहा था काफ़ी टाइम तक। उसके बाद ये मल्टीपल थोड़े से इंप्रूव हो गए और फिर ये चले गए तकरीबन 6 से 7 के बीच में। अच्छा, आप ये देख रहे हैं कि इनका कार का सेल डेटा बड़ी तेज़ी से ग्रो हो रहा है, लेकिन इनका मल्टीपल उस तरह से ग्रो नहीं हुआ, अभी भी सिर्फ 6 से 7 के बीच में मल्टीपल दे रहे हैं लोग इनको। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह वो है जो मैंने आपको शुरू में एक्सप्लेन कर दी, इनका ग्रीन फील्ड इंसेंटिव जो जा रहा है और जो इनकी कॉस्ट बढ़ रही हैं और जो नेट प्रॉफिट आगे कम होने हैं, उन सबको प्राइसिंग कर दिया है मार्केट ने, ठीक है। स्टॉक मार्केट इज़ फॉरवर्ड लुकिंग, तो उसने देख लिया कि आगे इनके साथ क्या होने वाला है। आगे इन पे एक हेडविंड आ रही है, इनके लॉसेज होंगे, थोड़े से लॉसेज से मुराद कि इनकी मार्जिन थोड़े से ख़राब होंगे, तो हम उनको ऑलरेडी कम पैसे दें। तो 10-9 का मल्टीपल देने को तैयार नहीं है मार्केट अभी हेवल को, साज़गार को, तो इस वजह से ये थोड़ा सा ख़राब है। बट वंस दिस हर्डल इज़ क्लियर, जब ये मसला ख़त्म हो जाएगा और अगर मैनेजमेंट ने बहुत अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड कर लिया सारी चीज़ों पे, तो फिर ये लोग मल्टीपल बढ़ा देंगे इसका। तो 7 के बाद अगला नंबर 8 का ही है, तो 8 का मल्टीपल मिल जाएगा इंशाल्लाह इनको। तो न्यू मार्केट कैप इनकी हो जाती है 164 बिलियन कंपेयर टू द करंट मार्केट कैप ऑफ 120 बिलियन, और इससे इनकी शेयर प्राइस तकरीबन चली जाती है 2720 रुपये, विच इज़ अ 37% अपसाइड फ्रॉम हेयर। बट इस अपसाइड को आपने नहीं लेना, क्यों? क्योंकि ये जो हेवल का जो 14,500 का नंबर है ना, ये अब रिस्की है, ये हमें अज्यूम नहीं करना। क्यों नहीं करना?
जायको की गाड़ियाँ आई, BYD की गाड़ियाँ आई, सही है। अब जायको की 3,000 की बुकिंग हो गई है J7 की, तो वो किसी ना किसी का तो मार्केट का शेयर लेगी ना, तो चांसेस है कि हेवल की मार्केट शेयर भी कम होगा। BYD की 2 गाड़ियाँ और आ रही हैं, जायको की नीचे वाली एक गाड़ी आ गई है, हो सकता है वो जूलियन का शेयर खा जाए। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं मार्केट में। तो चूँकि इंक्रीज कंपटीशन वॉज ऑल्सो वन ऑफ द पॉइंट्स आई मैंशन एट द वेरी बिगिनिंग, तो उसको भी हमने अकाउंट करना है। तो अब हम क्या करें, लेट्स अज्यूम कि 14,500 का नंबर नहीं आता, ये 1,200-1,300 जो रेंज चली गई थी इनकी थोड़ी सी वापस नीचे आ जाती है और महीने में ये सिर्फ 1,000 गाड़ियाँ बेच पाते हैं। लेट्स टेक दैट एज एन अजम्पशन। तो फिर इनकी जो साल की होती हैं वो बनती हैं 12,000। जब ये 12,000 गाड़ियाँ बेचेंगे तो इनकी अपसाइड कम होकर रह जाती है 23% और शेयर प्राइस आ जाती है 2,434 रुपये। ठीक है, अगेन अजम्पशन है हमारी 12,000 हेवल, 2,500 टैंक, 2,000 कैनन, और इससे हमारी जो ओवरऑल है वो बनती है 10%। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर 2-3 चीज़ें और हैं, वो हम क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। जो हमने शुरू में कहा था सेंसिटिविटी एनालिसिस करेंगे, तो एक सेंसिटिविटी एनालिसिस बनता है इनका सेल्स टैक्स पे। टैंक का हो सकता है ये 1% हो जाए और कैनन का भी 1% हो जाए, तो इसके टैक्स से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा आएगा। ये तकरीबन 25% था, आई थिंक ये 27% हो गया, थोड़ा सा इम्पैक्ट आएगा। लेकिन ज़्यादा इम्पैक्ट पता कहाँ आएगा, ज़्यादा इम्पैक्ट इस चीज़ पर आएगा कि अगर इनका प्रॉफिट रेशो चेंज हो जाए। लेट्स अज्यूम कि ये 10% के बजाय सिर्फ 9% कर पाते हैं, इनका मार्जिन 9% तक गिर जाता है, तो जिस देखें 27% से डायरेक्ट 14% पे आ गया। तो आपने इस चीज़ पे ख़ास नज़र रखनी है कि इनका मार्जिन ठीक रहे। 10% हो गया, हो सकता है ये 11 भी हो जाए, विच इज़ ऑल्सो नॉट एन अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। 11% भी कर सकते हैं लोग, 11% करते हैं तो अपसाइड बढ़ के 40% हो जाती है। ठीक है, तो लेट्स अज्यूम 10% फॉर नाउ। अच्छा, दूसरा ये कि इनका मल्टीपल 8 का मैं दे रहा हूँ, आगे मार्केट का मल्टीपल अगर बढ़ जाता है और इनकी तमाम हेडविंड्स क्लियर हो जाती हैं तो हो सकता है इनको 9 से 10 का मल्टीपल भी मिल जाए। ठीक है, थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक है लेकिन हो सकता है। 9 का मल्टीपल मिलता है एट 10% प्रॉफिट, 43% बनते हैं, और अगर यहाँ पे 10 का मल्टीपल मिल जाता है तो तकरीबन 60% की अपसाइड बन जाती है। ठीक है, बट फॉर नाउ लेट्स टेक 8 का मल्टीपल एंड 10% ऑफ प्रॉफिट मार्जिन, और हमारे यहाँ पर 8.5 ही रख लेते हैं, या 1% भी रख लें तो कोई, जैसे मैंने आपको बताया, कोई इतना मसला नहीं। तो दिस इज़ अ वेरी रियलिस्टिक अपसाइड कि ये 2,500 से 2,600 रुपये के बीच में चला जाए शेयर। और इसके अंदर बस मैं एक चीज़ और मेंशन करूँगा कि इसको इंटरप्रेट कैसे करना है आपने। अगेन फाइनेंशियल एडवाइस तो कुछ भी नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट करना ना करना आपका अपना है, लेकिन इंटरप्रिटेशन इसके अंदर आपने ये करनी है कि कुछ लोग अभी भी मुझसे पूछ रहे थे कि हम बाइंग प्राइस क्या रखें, सेलिंग प्राइस क्या रखें, किस तरह से देखना है। तो ये जो आपकी प्राइस कैलकुलेट होकर आ रही है ना, यही आपकी बाइंग प्राइस है, यही आपकी सेलिंग प्राइस है। ठीक है, आपने किस तरह से देखना है। अज़ान का ब्रेक लिया था मैंने। अच्छा, आई थिंक हमने सारी बातें कवर कर ली हैं। आई एम नॉट एक्जैक्टली श्योर कि व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट बिफोर द ब्रेक। अच्छा, बट इसमें इन केस वी डिडंट डू इट, हमने हाँ, बल्कि यहाँ पे सेंसिटिविटी एनालिसिस हमने टैक्सेस का कर लिया, उसका इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं आ रहा, नेट प्रॉफिट रेशो का ज़्यादा आ रहा है, और मल्टीपल हमने चेक कर लिए कि वो 7, 8, 9, 10 ये कुछ भी हो सकते हैं, और अगर ये 9 हो जाते हैं तो फिर अपसाइड बढ़ जाएगी, 10 हो जाएंगे तो फिर अपसाइड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो बट स्टिल पॉसिबल इन अ बुल मार्केट। अच्छा, अब हमने ये मॉडल की तो डिस्कशन कर ली, अब मैं आपसे 3 बातें और क्विकली करना चाह रहा हूँ जो सारी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक तो ये कि अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करने वाला था ना, तो उससे कुछ देर पहले ही इनका क्या नाम है इनका, आरिफ हबीब वालों का वो आया, ये ब्रोकरेज रिपोर्ट आई, तो इसको भी मैं पढ़ रहा था कि होपफुली इसमें से मुझे कुछ अच्छी चीज़ मिल जाए इस वीडियो में ऐड करने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ मिली नहीं। अनफॉर्चुनेटली इन्होंने नेट प्रॉफिट मार्जिन की कोई बात नहीं की, हेवल की सेल्स के बारे में कोई बात नहीं की। हेवल की सेल्स इन्होंने एक्चुअली 15,000 ली हुई हैं, और इन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल भी अकोमोडेट नहीं करने के बारे में बताया कि वो सेल्स नीचे जाएंगी या नहीं जाएंगी, क्या एक्सपेक्टेशन इनकी, इन्होंने जिक्र नहीं किया उसका। जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये कि इन्होंने इस साल टैंक की सिर्फ 200 यूनिट्स ही कंज्यूम मतलब सेल करने का ज्यूम किया है, और फिर 700 यूनिट्स इन द नेक्स्ट ईयर, विच आई थिंक इज़ वेरी मच ऑफ द लोअर साइड ना। 200 तो आई थिंक महीने में ही निकल जाएंगे, इनके प्री बुकिंग के अंदर ही निकल जाएंगे। तो ये 2 चीज़ें हैं इसके अंदर इन्होंने नहीं कवर की, लेकिन हम जो अजम्पशन ले रहे हैं उससे बहुत वाइडली डिफरेंट अजम्पशन है इनकी, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स। तो और फिर उन्होंने मल्टीपल की भी है, मेरे ख्याल से ऐसी कोई बात नहीं की है। इन्होंने सिर्फ शेयर प्राइस पे इम्पैक्ट कितना आया है वो बता रहे हैं, और
कितना मल्टीपल आगे इनको मिलेगा उस बारे में नहीं बता रहे। ऑल्दो इनकी शेयर प्राइस जो है वो हमारी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी सिमिलर है, 2567 का कह रहे हैं ये लोग, 31% अपसाइड। लेकिन मैंने आपको डिफरेंट सेंसिटिविटी एनालिसिस करके दिखा दिया है। अब आप इनकी अजम्पशन के साथ जाना चाहें, मेरी अजम्पशन के साथ जाना चाहें, अपनी अजम्पशन के साथ जाना चाहें, वो आपके ऊपर है। अच्छा, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी जो दो ज़्यादा अहम बातें मैं करना चाह रहा हूँ वो ये कि अब आपने करना क्या है। अगर आप इन्वेस्ट अभी कर रहे हैं या बाद में कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा वो मैं आपको लिस्ट बाय लिस्ट बता देता हूँ। सेकंड, आपने क्या इसमें कि आपने इस मॉडल को इंटरप्रेट कैसे करना है, क्योंकि अभी भी मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं कि ख़रीदेंगे कब, बेचेंगे कब, वो थोड़ा सा गाइड करते हैं, तो मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। अच्छा, पहले तो आपने क्या क्या चीज़ें मॉनिटर करनी है। आपने सबसे पहले ये देखना है कि ये टैंक की जो बुकिंग आनी है वो कितने नंबर की आनी है। शुरू में कम आएगी, फिर ज़्यादा आएगी, फिर ज़्यादा आएगी, जैसे भी होगा दो तीन फेजेस के अंदर आएगी। आपने सबको टोटल में ध्यान में रखना है और उसे ओवरऑल एक गैस करना है कि ये महीने में कितनी बिक जाएंगी। जब बिकना शुरू हो जाएंगी तो फिर आप महीने के नंबर्स भी इसमें देख सकते हैं। अगर उसमें इस 2500 नंबर से कोई वाइडली डिफरेंट नंबर आ रहा हो तो आप उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक हो गया। अच्छा, कैनन जब लॉन्च होगी तो आपने एक तो उसकी प्राइस ट्रैक करनी है, क्या वो 17 मिलियन है, 17 मिलियन से ज़्यादा है, 17 मिलियन से कम है, जो भी प्राइस हो आपने उसमें यहाँ पे एंटर कर देनी है। और उसके अलावा फिर आपने ये देखना है कि उसका रिस्पॉन्स कैसे आ रहा है। उससे पहले आपने ये देखना है कि शार्क के साथ उसका कंपटीशन जो है BYD, वो कैसा बैठ रहा है कंपैरिजन 1-on-1, कौन सी गाड़ी ज़्यादा बेहतर लग रही है, कौन सा ज़्यादा फीचर्स किसके ज़्यादा हैं, प्राइस पॉइंट किसकी अच्छी है, वो सारी चीज़ें आपने देखनी है। सेकंड, फिर आपने ये देखना है कि कितनी बुकिंग हो रही है उसकी रिस्पॉन्स के हिसाब से। ठीक है, तो उन चीज़ों को आपने यहाँ पे रिफ्लेक्शन आ जाएगी उसकी। तीसरा, आपने देखना है कि हेवल की सेल्स अच्छी जा रही हैं, बुरी जा रही हैं, किस तरह से। अब ये जायको वगैरह की जो गाड़ियाँ, वो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ शेयर तो लेंगी इनका, लेकिन आपने इस पर नज़र रखनी है। चौथी चीज़ जो आपने देखनी है वो ये कि टैंक का जब नंबर अगर नहीं आ रहा आपके पास, तो फॉर्च्यूनर का नंबर जो है और प्राडो का जो नंबर है वो कम हो रहा है या नहीं हो रहा। क्योंकि अगर वो कम होना शुरू हो जाता है तो फिर मोस्ट लाइकली शेयर यहीं पर ही आएगा, चाहे वो अनाउंस हो या ना हो, आपको उससे पहले थोड़ा सा आइडिया होना शुरू हो जाएगा। तो ये 3-4 चीज़ें आपने ट्रैक करनी है। उसके बाद जब इनकी बुक्स आना शुरू हो जाएँ अगले क्वार्टर्स की, तो आपने इस नेट प्रॉफिट रेशो का ख़ास तौर पर ध्यान रखना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। ठीक है, और अगर ये अच्छा, इसमें एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि ये जो नेक्स्ट क्वार्टर है ना, इसमें ये चीज़ सही तरह से रिफ्लेक्ट नहीं होगी। थोड़े से मार्केटिंग एक्सपेंसेस आना शुरू हो जाएंगे, बट इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। असल इम्पैक्ट इनका आएगा जून के बाद, मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर का जो क्वार्टर का जो रिजल्ट आएगा ना, जो मोस्ट लाइकली अक्टूबर में आएगा, उसमें आपने इस नंबर का ख़ास ध्यान रखना है। अच्छा, लास्ट फिर आपने नज़र रखनी है PE मल्टीपल के ऊपर कि लोग जो है इसको कितना मल्टीपल दे रहे हैं। अब मल्टीपल के बारे में भी कुछ क्वेरीज आई थी, उस पर मैं डिटेल्ड वीडियोस बना दूंगा बाद में, लेकिन आपने एक ये चीज़ भी नोटिस करनी है। अच्छा, ये तो हो गया आपने क्या क्या चीज़ें ट्रैक करनी है। अच्छा, लास्टली बस ये चीज़ देख लेते हैं कि इस मॉडल को इंटरप्रेट कैसे करना है आपने, जो बाइंग सेलिंग की जो क्वेरीज आ रही थी उसका क्या करना है। इसमें ये देखें कि आपके पास आपके पास ये टारगेट प्राइस आई है 2521 रुपये लेट से, ये आपके अजम्पशन के हिसाब से प्राइस आ रही है। तो इसमें आपने ये देखना है कि लेट से अभी प्राइस चल रही है 2000 रुपये। आप कहते हैं कि अगर मैं 2000 रुपये का एक शेयर ख़रीदता हूँ या 2100 रुपये का भी शेयर ख़रीदता हूँ, मुझे 400 रुपये शेयर में बच जाते हैं, 20% की मुझे अपसाइड बच जाती है, तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। तो अब फिर आपको अगर इस तरह के आप डिसाइड कर लेते हैं, तो आपको टारगेट प्राइस पता है, अजम्पशन से आप एग्री करते हैं, तो फिर ये शेयर आपको 1980 का मिले, आपको 2020 का मिले, आपको 2050 का मिले, इट डजेंट रियली मैटर, आप परचेज कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आप कहते हैं कि नहीं, मुझे तो 20% रिटर्न समझ में नहीं आ रहा, जब तक ये 30% रिटर्न नहीं बनेगा तब तक मैं नहीं बाय करूँगा, तो फिर आप इस प्राइस के नीचे आने का वेट करेंगे। फिर आप कहेंगे नहीं, अब 1950 का आएगा ना तो फिर मैं इसको परचेज़ करूँगा। तो आपने इसको इस तरह से इंटरप्रेट करना है। इसका एक पहलू और भी है, अगर आपने ये शेयर 2050 का बाय कर लिया या 2100 रुपये का बाय कर लिया, अब ये शेयर की प्राइस नेचुरल मार्केट वोलेटिलिटी की वजह से 1900 रुपये पे आ गई है, आपने उस वक्त परेशान नहीं होना। आपने ये देखना है कि जो मेरी अजम्पशंस थी उसके हिसाब से चीज़ें चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। आपने देखा कि हेवल के नंबर हो सकता है 13,000 आ गए, आपने देखा कि टैंक की बुकिंग ही 3,000 हो गई हैं अभी अभी, जैसे जायको का नंबर आ गया था वैसे आ जाए, और कैनन की प्राइस इतनी ज़बरदस्त आ गई, आपको लग रहा है 2000 जो है 3000 की हो जाएंगी। उस वक्त अगर आपका शेयर का प्राइस 1900 रुपये भी चल रही है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि मेरी हिसाब से अगर मैं सारी चीज़ें ये लगाऊं तो टारगेट प्राइस तो शायद 3000 से भी क्रॉस कर जाए। तो फिर आप उस वक्त इसको इस तरह से नहीं देखेंगे कि मुझे लॉस हो गया, उस वक्त आप इसको इस तरह से देखेंगे कि यार मेरी एक शेयर जो है वो बहुत डिस्काउंट में मिल रहा है। तो इस मॉडल की इंटरप्रिटेशन इस तरह से,
और इसका फ़ायदा भी यही है कि आपको पता है कि आपकी करंट प्राइस क्या है, वो तुम्हें पता ही है। आपको ये भी पता है कि इसकी शेयर सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट वी हैव सीन। अगर उस अजम्पशन के हिसाब से आपकी शेयर प्राइस में अभी भी अपसाइड पड़ी हुई है, तो आपको पता है कि सब चीज़ें अच्छी हैं और इवेंचुअली ये इसके आसपास चला जाएगा। तो इसको मॉडल को आपने इस तरह से इंटरप्रेट करना है। और आई थिंक ये पूरी हो गई वीडियो, थोड़ी सी लंबी भी हो गई, बट बहुत सारी चीज़ें थी जो क्लियर करना ज़रूरी थी। आई होप मैंने इसको बहुत सिंप्लीफाई कर दिया होगा। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें थी, एक तरफ अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं, एक तरफ बुरी भी हो रही हैं, एक तरफ से वैल्यू ऐड भी हो रही है, एक तरफ से वैल्यू निकल भी रही है। हमने देखना था कि सब बच बचा के प्लस माइनस करने के बाद जो नेट वैल्यू है वो कितनी आ रही है और उसके अंदर अपसाइड क्रिएट हो रही है या नहीं क्रिएट हो रही है। वो आई थिंक हमने सक्सेसफुली देख लिया। कोई क्वेश्चंस हो तो शेयर कर दें। बाकी फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो देखते हैं कि बनती है नहीं बनती, किस पे बनती है। फिर उस पर इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।